आज वर्ल्ड कैंसर डे पर जानिए क्या विटामिन डी कैंसर के रिस्क को कम करता है। सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए विदेशी मदद में हो रही कटौती से भारत के हेल्थ सेक्टर और हमारे आपके जैसे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए काउंटिंग कैलोरीज या प्रोटीन फर्स्ट रूल, वजन घटाने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा असरदार। Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, एक ऐसी बीमारी जिसके बोझ के तले पूरी दुनिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं 97 लाख लोगों की कैंसर से मौत हुई। भारत में हर 1 लाख में से 100 लोगों को कैंसर होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक साल 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख मामले रिपोर्ट किए गए। आजकल सोशल मीडिया पर कैंसर से लड़ने के लिए विटामिन डी को नया हथियार बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि विटामिन डी से कैंसर का रिस्क घटता है। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे क्या विटामिन डी से कैंसर का रिस्क घटता है, क्या विटामिन डी से कैंसर सेल्स मरते हैं, क्या मजबूत इम्यूनिटी कैंसर का रिस्क घटाती है और विटामिन डी के लिए क्या ले सकते हैं, सुनिए। तो जो आज के समय में जो वैज्ञानिक एविडेंस या फिर स्टडीज़ हमारे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो विटामिन डी किसी भी प्रकार के कैंसर को होने से रोक नहीं पाता है। जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं कि कैंसर एक साल में कितने लोगों को हुआ, उस पर विटामिन डी का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ स्टडीज़ के अंदर पाया गया है कि जिन मरीजों के अंदर विटामिन डी ब्लड के अंदर सफिशेंट मात्रा में पर्याप्त मात्रा में अगर हो तो ऐसे मरीजों के अंदर अक्सर कैंसर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं मिलते, या फिर ऐसे मरीजों के अंदर कैंसर छोटी स्टेज में मिलते हैं, या फिर उनको मेटास्टेसिस हम जिनको बोलते हैं कि कैंसर एक अंग से निकल के दूसरे अंगों में चले जाते हैं, उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ये एक मिथ है, इट्स फॉल्स बिलीफ या फिर झूठा तथ्य बोल सकते हैं कि ऐसा आज के समय में कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि विटामिन डी कैंसर सेल्स को मारता है। कैंसर सेल्स को मारने के लिए अभी जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो है कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या कैंसर की दवाइयाँ हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, कुछ टारगेटेड थेरेपी दी जाती हैं। ये स्पेशल जो ट्रीटमेंट है ये कैंसर की सेल्स पे ही काम करते हैं, उन्हीं सेल्स को मारने की क्षमता रखते हैं। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में बेसिकली हमारे बोन्स या फिर हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन डी का रोल कैंसर सेल्स को मारने में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कैंसर की जो फाइट है, जब कैंसर के साथ हमारे शरीर की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कैंसर की जो इलाज है, कीमोथेरेपी है या फिर रेडियोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जो भी कैंसर का इलाज ले रहे हैं, उस इलाज के साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वह कैंसर से लड़ने की क्षमता को और कुछ हद तक इम्प्रूव करता है, लेकिन ये कैंसर सेल्स को मारता बिल्कुल भी नहीं है। ये भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि अगर हम विटामिन सफिशिएंट मात्रा में लेते हैं विटामिन डी तो कैंसर होने की रिस्क हमारे शरीर में कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कैंसर होना एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें मानी जाती हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हैं कैंसर के हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं, हमारे जीवन शैली है, हमारे डेली रूटीन है, किस तरह की हवा में हम सांस लेते हैं, कैसा पानी पीते हैं, फ्रूट सब्जियों का सेवन कैसा है, कोई एडिक्शंस या फिर किसी धूम्रपान का सेवन या शराब का सेवन, या हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कैंसर होने की रिस्क को। तो सिर्फ एक फैक्टर पे अगर हम बोलें कि विटामिन डी की मात्रा सफिशिएंट होना या फिर पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में होना कैंसर को रोक पाए, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। तो विटामिन डी हमारा शरीर सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर सूर्य के प्रकाश में नेचुरली बना सकता है। अगर हमारे शरीर को हम आधा घंटा दोपहर में हमारे चेहरे को और बाजुओं को अगर एक्सपोज करते हैं आधे घंटे के लिए, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है नॉर्मल पर डे कि उसका कुछ परसेंटेज हम बना पाते हैं विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ही।
लेकिन अक्सर ये पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे कारण रहते हैं। कई बार बादल हैं या फिर हवाएँ चल रही हैं या पॉल्यूशन है, उसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी शरीर नहीं बना पाता है। तो उस केस के अंदर हमें खाने में या फिर दवा के रूप में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। नॉर्मली हमें एक वयस्क इंसान को एक दिन में 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ये विटामिन डी जो है टैबलेट फॉर्म में या फिर सिरप के रूप में आता है, जिसका सेवन हम डॉक्टर की राय के साथ लिया जा सकता है। और एक बात इसके साथ मैं ऐसे अवश्य कहूँगा कि विटामिन डी के साथ-साथ हमें बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। हमारे जो शरीर की सुचारू रूप में चलाने के लिए हमें चाहिए बैलेंस डाइट, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी हो, एक्सरसाइज़ेज़ हो और एडिक्शन या तंबाकू या शराब का सेवन ना करें और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। तो सोशल मीडिया पर तैर रही हर थ्योरी पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनाता है ताकि आपका शरीर बीमारियों से लड़ पाए। लेकिन विटामिन डी कैंसर को होने से रोक नहीं सकता, ये केवल एक मिथक है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर विदेशी मदद में ऐसे ही कटौती होती रही तो 2030 तक 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी मौतें हो सकती हैं जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें 5 साल से कम उम्र के 54 लाख बच्चे भी शामिल हैं। ये सामने आया है 2 फरवरी 2026 को द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी से। कई डेवलप्ड देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन वगैरह डेवलपिंग देशों की मदद करते हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके, उन्हें बीमारियों, महामारी और भुखमरी जैसे हालातों से बचाया जा सके। लेकिन पिछले कुछ वक्त में कई देशों ने विदेशी सहायता में कटौती की है। जैसे अमेरिका ने 2025 में USAID बंद कर दिया। USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी थी जिसका काम डेवलपिंग यानी विकासशील देशों को मदद देना था। इसके बंद होने से तमाम देशों में चल रहे प्रोग्राम्स भी बंद हो गए। इनमें हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम्स भी शामिल थे। जैसे अफगानिस्तान में 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी केयर यूनिट्स बंद करने पड़े क्योंकि वो USAID की मदद से चलते थे। अमेरिका हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से भी बाहर हो गया। इससे WHO की फंडिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा फंड अमेरिका से ही मिलता था। जर्मनी, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देश भी विदेशी सहायता पर हो रहे अपने खर्चे को कम कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर दूसरे देशों में चल रहे हेल्थ प्रोग्राम्स पर पड़ रहा है। द लैंसेट की ये रिसर्च बताती है कि जिन देशों में लोगों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ विदेशी मदद से कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिनका फायदा वहाँ रहने वाले लोगों को पहुँचता है। जैसे बीते 2 दशकों में संक्रामक बीमारियों से मरने वाले बच्चों की संख्या घटी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें 39% तक कम हुई हैं। HIV, एड्स, मलेरिया और कुपोषण से होने वाली मौतें भी घटी हैं। लेकिन अब कई डेवलप्ड देश दूसरे देशों को दी जाने वाली मदद कम कर रहे हैं। इससे मौतों का खतरा बढ़ रहा है। स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने देखा कि साल 2002 से 2021 के बीच कितने देशों को विदेशी मदद मिली, इन देशों में मृत्यु दर कैसी रही। जो डेटा मिला उसका इस्तेमाल करके भविष्य के लिए 3 सिनेरियोस तैयार किए गए, यानी 3 स्थितियां बनाई गईं कि अगर आगे चलकर विदेशी मदद कम या ज्यादा हुई तो क्या असर पड़ेगा। पहली स्थिति है जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा, यानी विदेशी मदद ना ज्यादा बढ़ेगी ना घटेगी। दूसरी स्थिति, विदेशी मदद में थोड़ी कटौती होगी जैसी पिछले कुछ सालों में हुई है। और तीसरी स्थिति, विदेशी मदद में बहुत ज्यादा कटौती होगी। 2025 के मुकाबले विदेशी मदद लगभग आधी रह जाएगी और इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। जब ऐसा होगा यानी मदद बहुत ज्यादा घटा दी जाएगी, तब 2 करोड़ 26 लाख के करीब ज्यादा मौतें होंगी, यानी ऐसी मौतें जिन्हें होने से रोका जा सकता था। इनमें 5 साल से कम उम्र के 54 लाख बच्चे भी शामिल होंगे। अगर बजट में हल्की कटौती हुई तो 94 लाख मौतें हो सकती हैं। इनमें 25 लाख बच्चे शामिल होंगे। स्टडी के लीड ऑथर और बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ में प्रोफेसर हैं डेविड रसेला। वो कहते हैं कि जिस तरह के हालात अभी हैं उस हिसाब से विदेशी मदद में हल्की कटौती हो सकती है, ज्यादा गंभीर कटौती भी की जा सकती है। ब्रिटेन की रिफॉर्म यूके पार्टी ने तो विदेशी सहायता बजट में 90% तक कटौती की बात कही है। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, खासकर विदेशी सहायता को लेकर वो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस हिसाब से तमाम देश विदेशी मदद में कटौती कर रहे हैं, अगर वैसा ही चलता रहा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर कितना प्रभावित होगा, ये सवाल हमने पूछा एटलांटिस हेल्थ केयर दिल्ली में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनन गुप्ता से।
डॉक्टर मनन कहते हैं कि विदेशी सहायता में हो रही कटौती का असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। भले ही भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर किया है, लेकिन माँ और बच्चों की सेहत, वैक्सीनेशन, पोषण, टीबी, HIV और कई संक्रामक बीमारियों से जुड़े प्रोग्राम अभी भी विदेशी मदद और तकनीकी सहयोग पर निर्भर हैं। अगर ये कटौती लंबे समय तक चलती रही तो इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और गांव में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, जहां इलाज की सुविधाएं पहले से ही कम है। इससे बीमारी का बोझ बढ़ सकता है। ऐसी मौतों का खतरा भी बढ़ेगा जिन्हें रोका जा सकता था। इसलिए भारत को अपना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और प्रिवेंटिव केयर में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि विदेशी फंडिंग कम होने का असर आम लोगों की सेहत पर ना पड़े। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वजन कम करने के लिए लोग आमतौर पर 2 तरीके अपनाते हैं। पहला, खाने से मिलने वाली कैलोरीज का हिसाब रखने लगते हैं। दूसरा तरीका, अपने खाने में प्रोटीन बढ़ा देते हैं। लेकिन इनमें से वेट लॉस का ज्यादा असरदार तरीका क्या है, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि दोनों ही तरीके वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। कैलोरीज काउंट करके ये पता चलता है कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अगर कम कैलोरीज लेंगे तो वजन घटेगा, अगर ज्यादा लेंगे तो वजन बढ़ेगा। कैलोरीज काउंट करने का मकसद है कि आप कैलोरीज डेफिसिट में ले, यानी जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें। मान लीजिए किसी को 1 किलो वजन घटाना है तो उसे 7,700 कैलोरीज डेफिसिट करनी पड़ेंगी, यानी कम करनी पड़ेंगी। कितनी कैलोरीज डेफिसिट करनी है ये वजन घटाने के टारगेट और कुल टाइम पर निर्भर करता है। व्यक्ति का वजन कितनी तेजी से घटेगा ये उसकी उम्र, शरीर की बनावट, एक्टिविटी लेवल और मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। कैलोरी काउंटिंग का फायदा है कि आपका वजन धीरे धीरे घटता है, पर ये लंबे समय के लिए होता है। शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है, साथ ही शरीर से फैट भी कम होता है। लेकिन कैलोरी काउंट करके खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अगर कैलोरीज बहुत कम कर देंगे तो थकान और कमजोरी हो सकती है, आपकी मांसपेशियां भी कमजोर हो सकती हैं। इसलिए जो लोग कैलोरीज काउंट करके वजन घटाना चाहते हैं वो पहले किसी एक्सपर्ट से अपनी डाइट चार्ट जरूर बनवाएं। वेट लॉस का दूसरा तरीका है खाने में प्रोटीन बढ़ाना। प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है, इससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, व्यक्ति को भूख कम लगती है, नतीजा वो कम खाता है और वेट लॉस में मदद मिलती है। इसी वजह से कई लोग अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा देते हैं। प्रोटीन बढ़ाने से उनकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वजन तेजी से घटता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को अपने वजन के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम तक प्रोटीन लेना ही चाहिए। प्रोटीन के लिए आप पनीर, अंडा, दूध, दही, दालें, सोयाबीन, मेवे, टोफू, बीन्स, मीट, चिकन और मछली खा सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रोटीन से भरपूर डाइट ले रहे हैं उनकी डाइट में फाइबर भी होना चाहिए ताकि कब्ज की शिकायत ना हो। खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वहीं जिन्हें किडनी से जुड़ी दिक्कत है उन्हें प्रोटीन रिच डाइट लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।